हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजौरिया इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 7th स्टूडेंट, साइंस का फर्स्ट चैप्टर हम रीड कर रहे थे। 2 पार्ट्स में पढ़ना था। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं, सेकेंड पार्ट की रीडिंग हम करेंगे। इसमें हम पढ़ रहे थे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में, कि जो फूड हमें मिलता है वो फील्ड से आता है, तो फील्ड से फूड बनने तक की प्रोसेस के बीच बीच में क्या स्टेप्स हैं, जिसे हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे उसके स्टेप्स: प्लोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की प्रिपरेशन, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, मैन्योर, फर्टिलाइजर्स का यूज़, साथ में उसकी सोइंग, बीज बोना, उसके नए पुराने तरीके, ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया है। अब हम उसका थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप है एक्चुअली, इरिगेशन पढ़ने वाले हैं। पहला स्टेप था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा था सोइंग, तीसरा था मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डाल के सॉइल का रिप्लेनिशमेंट, और अब ये आया फोर्थ हिस्सा, इरिगेशन। फोर्थ स्टेप है इरिगेशन, सिंचाई करते हैं। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, उनको वाटर चाहिए होता है जीने के लिए। वाटर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी होता है, मतलब ज़िंदा रहने के लिए तो ज़रूरी है, साथ में बढ़ने के लिए और विकास के लिए भी ज़रूरी होता है। प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं वो वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं, साथ में वाटर के साथ साथ मिनरल्स और सॉल्ट जो सॉइल में होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ तक जो हमने इसके पहले वाले स्टेप में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड किए हैं सॉइल में, जब हम खेत को पानी देते हैं, इरिगेशन करते हैं, तो वो उसमें घुल जाते हैं पानी में और मिट्टी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और फिर जब प्लांट्स की रूट पानी को सक करती हैं, तो उसके साथ ये मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में जो भी केमिकल, जो भी मिनरल्स हैं जिनको प्लांट को देना चाहते थे हम, उनको वो सोख कर लेती हैं और उनके अंदर वो चले जाते हैं। ठीक है, तो पहुंच जाती है चीज़ हमें जहाँ तक पहुंचानी होती है। प्लांट्स को बॉडी में, जो प्लांट्स की बॉडी होती है उसमें 90% वाटर होता है। वाटर इसलिए भी एसेंशियल होता है क्योंकि सूखे अगर बीज होंगे तो वो जर्मिनेट नहीं होंगे। हमने अभी किया था ना जर्मिनेशन, ग्राम सीड और मूंग के सीड का। उनको पहले भिगो के रखा है ना, रात भर के लिए छोड़ा, फिर उनको पानी से निकाल के गीले कपड़े में लपेट के 1-2 दिन के लिए रख दिया, फिर देखा उनको तो उनमें जर्मिनेशन हो गया होता है। तो हम कर चुके हैं प्रैक्टिकल, हम जानते हैं कि जर्मिनेशन के लिए हमें एयर के साथ साथ वाटर की भी ज़रूरत होती है, ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी अगर पानी में डिज़ोल्व नहीं होंगे तो वो प्लांट के अंदर नहीं जा पाएंगे, और प्लांट के अंदर भी चले गए तो अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा उनके, उसके लिए भी प्लांट के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर चाहिए। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। अगर प्लांट में सफिशिएंट मात्रा में पानी है तो वो वाटर प्लांट को कोहरे से और गर्म हवाओं से भी बचाता है। और इसके अलावा मॉइस्चर, सॉइल का मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए, है ना, हमें इरिगेशन करना पड़ता है ताकि हमारी क्रॉप की जो ग्रोथ है वो हेल्दी बनी रहे। इसलिए हमें फील्ड को पानी रेगुलरली देना पड़ता है, टाइम टू टाइम। इसका एग्जांपल आप घर में, जैसे कि आप पौधों को पानी हर दिन या हर अल्टरनेट डे पे देते हैं ना, वो इसीलिए देना पड़ता है क्योंकि मिट्टी में पानी अगर नहीं होगा तो वो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। ये क्या है, डेफिनीशन है इरीगेशन की। क्रॉप्स को वाटर की सप्लाई रेगुलर इंटरवल पे, नियमित अंतराल पे करने को बोलते हैं इरीगेशन या सिंचाई। ये हो गई डेफिनीशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अलग अलग फसल में टाइम और वो जो फ्रीक्वेंसी है पानी देने का, सिंचाई करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग होती है। कुछ फसलों को ज़्यादा पानी चाहिए, कुछ को कम चाहिए। ये डिपेंड करता है फसल पे, मिट्टी की क्वालिटी पे और सीज़न पे। अगर रेनी सीज़न है तो हो सकता है हमें पानी देने की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन अगर
गर्मियाँ हैं, ड्राई सीजन है, तो क्या होगा, हमें पानी ज़्यादा देना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इवेपोरेशन का रेट है, पानी का वेपर में बदल के उड़ना है ना, पानी का वेपर में कन्वर्ट होके गैस में बदल के हवा में चले जाने की प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं, वो बढ़ जाती है गर्मी में, इसलिए हमें ज़्यादा वाटर देना पड़ता है। अब बूझो बोल रहे हैं कि मैं इस साल बहुत केयरफुल रहूँगा अपने पौधों को पानी देने में, क्योंकि पिछले समर में, पिछली गर्मियों में मेरे प्लांट्स सूख कर मर गए थे। देखो बूझो को अकल आ गई है ना। फिर सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के सोर्सेस, सिंचाई के तरीके, स्रोत, कहाँ से सिंचाई हो सकती है। जो वाटर के सोर्सेज हैं इरिगेशन के, वो क्या हैं? वेल्स, कुएं, ट्यूबवेल, नलकूप जिन्हें बोलते हैं, पॉन्ड्स, तालाब, लेक्स, झीलें, रिवर्स, नदियाँ, डैम्स, बांध, जो बड़े बड़े बांध बना दिए जाते हैं नदियों पे और पानी को रोक दिया जाता है, एंड कैनाल्स, और नहरें जो नदी से या बड़े डैम से निकाली जाती हैं उन्हें बोलते हैं कैनाल्स। ये हैं इरिगेशन के सोर्सेज। अब हम मेथड समझते हैं, इरिगेशन के मेथड कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो अगर ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो पहला जो दिया है 1.4 नंबर का फिगर आप देख रहे हैं, ये मोट लिखा हुआ है। मोट क्या है? खाई। मोट मतलब होता है खाई या गहरा गड्ढा। इसमें क्या करते हैं, कुएं से पानी निकाल के एक जगह पे डालते जाते हैं और वहाँ से नाली बना के खेत तक पहुँचा दिया जाता है, पानी पहुँचता रहता है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और पानी की भी वेस्टेज होती है। जो कुओं में या लेक्स में और कैनाल्स में पानी अवेलेबल है उसको इस मेथड में ऊपर उठाया जाता है और फिर एक गड्ढे में डालते जाते हैं और वहाँ से एक पतली सी नाली बना के पानी को खेत तक पहुँचा देते हैं। और इस पानी को निकालने के लिए जानवर या फिर इंसानों की मेहनत लगती है। अब अलग अलग तरीके, पहला मोट, पुली सिस्टम, जो कोई पुली लगी हुई है कुएं में, इससे पानी निकाल रहे हैं। दूसरा है चेन पंप, फिगर देखिए 1.4 का बी, चेन पंप, इसमें चेन लगी हुई है ना। फिर तीसरा है ढेकली, ये थर्ड वाला 1.4 का सी, ढेकली, इसमें एक तरफ वेट है, एक तरफ बाल्टी लगी हुई है। वेट नीचे जाएगा, जैसे कि आप स्विंग करते हैं ना वैसा, शीशा होता है जो सीसॉ जिस पे खेलते हैं वैसे ही बना रखा है। एक तरफ वेट है, वेट को जैसे नीचे करते हैं बाल्टी ऊपर आ जाती है, और फिर वेट ऊपर उठाते हैं बाल्टी नीचे जाती है, डूब के वापस बाल्टी पानी लेके आ जाती है। और इस पानी को पलटते जाते हैं और पानी की धार जो है खेत तक पहुंचा दी जाती है। फिर चौथा है राहट। राहट इसी को कोलू भी बोलते थे पहले, राहट। इसमें क्या है, ये घूम रहा है जानवर, बैल एक बंधा हुआ है और वो सामने बना हुआ है व्हील, और उसमें बाल्टियाँ बंधी हुई हैं जगह जगह पे। ये क्या होता था, जैसे जैसे घूमता था, इससे जुड़ा हुआ वो पहिया वो भी घूमता था, तो जो नीचे बाल्टी जाती थी वो भर जाती थी और ऊपर उठ के जब वापस लौटती थी तो वो पलटती जाती थी, और इस तरह पानी गड्ढे से बाहर निकलता जाता है और खेत तक पहुंच जाता है। अब ये तो हो गए ट्रेडिशनल मेथड। ये तब थे जब इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, पेट्रोल और मोटर्स अवेलेबल नहीं थे, और थे भी तो बहुत महंगे थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, जनरली क्या यूज़ हो रहा है, पंप्स, जो घरों में भी यूज़ होता है, मोटर लगाते हैं ना जो पंप्स, उनका यूज़ होता है पानी को ऊपर उठाने के लिए। इसके लिए डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी या सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं इन पंप को चलाने के लिए। इससे बहुत एनर्जी, टाइम की बचत हो जाती है। अब मॉडर्न मेथड्स इरिगेशन के देखिए, 1.5 का ए नंबर फिगर देखिए, मोटर लगी हुई है ना कुएं के ऊपर, ये पानी को खींचेगा और इस पाइप के थ्रू पानी जाएगा। अब जो मॉडर्न मेथड है इसका फ़ायदा ये है कि इसमें पानी की वेस्टेज भी बहुत कम है। पहले यहाँ से इतनी दूर खेत तक जाने में ही कितना पानी बह जाता था, साथ में ज़मीन ही सोख लेती थी। अब क्या है, सीधे पाइप से कुएं से निकल के सीधे प्लांट की जड़ में पानी पहुँचता है, तो उतनी दूर को ज़मीन की गीले करने में जो पानी वेस्ट होता था वो बच जाता है। अब मेथड समझते हैं, आजकल की जो मेथड है मॉडर्न मेथड। तो पहला मेथड है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम
आपने देखा होगा पार्क वगैरह में जब आप जाते हो तो फव्वारे लगे होते हैं ज़मीन से, वैसे ऊपर थोड़ा सा पाइप निकला होता है और वो ऐसे टर्न होता रहता है और उसमें से पानी की फुहार निकलती है। इसमें क्या होता है, ये जहाँ पर ज़मीन अनइवन होती है, पानी को फ्लो करके हम नहीं पहुँचा सकते और सफिशिएंट वाटर भी नहीं है, पानी की कमी भी है, वहाँ पर ये मेथड ज़्यादा काम देता है। इसमें क्या करते हैं, परपेंडिकुलर पाइप्स लगा देते हैं, जैसा कि आप ये फिगर में देख पा रहे हैं 1.5 का ए नंबर फिगर। इसमें ये पाइप लगे हुए हैं। अब मोटर से पानी जाता है और पाइप में इवनली डिवाइड हो जाता है और ये स्प्रिंकलर जब चलते हैं, नोजल्स घूमते हैं ऊपर, तो पानी चारों तरफ घूम घूम के हर पौधे तक पहुंच जाता है। वेस्टेज भी कम होता है और एनर्जी भी बचती है। अब दूसरा है ड्रिप सिस्टम। इस सिस्टम में वाटर जो है वो ड्रॉप करके टपकता है। इसमें क्या होता है, फिगर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। 1.5 का बी नंबर फिगर। इसमें वेल लगा है, पाइप पंप लगा है जैसे पहले था, फिर पाइप लगा है, पाइप आगे बढ़ता है और फिर पाइप ज़मीन पर ऐसे लेटे हुए हैं, ठीक है। और उन पाइप में जितनी जितनी दूर में आपके पौधे लगे हैं उतनी ही उतनी दूर पे एवरेज मानकर होल किए हुए होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे पानी बूंद बूंद टपकता रहता है। तो केवल पानी सीधे जड़ में जाता है, प्लांट की जड़ में, जहाँ रिक्वायरमेंट है रूट में, वहीं पर पानी की बूंद बूंद गिरती है और ज़मीन को टाइम भी मिल जाता है पानी को सोख करने के लिए। तो इस वाले मेथड में बिल्कुल ही पानी नहीं बर्बाद होता है। ये वो एरिया जहाँ पर पानी की कमी है बहुत ज़्यादा, वहाँ के लिए वरदान है। अब वीड से प्रोटेक्शन कैसे होता है, इरिगेशन हो गया, अब क्या होगा, वीडिंग हो जाएगी। बहुत सारे अनवांटेड ग्रासेस उगाएंगी ज़मीन में, जहाँ पर हमारे क्रॉप उगी हुई है वहाँ अनवांटेड ग्रासेस ग्रो करेंगी। तो उनसे बचने के लिए क्या तरीका है, तो पहले तो क्या होता था, मैनुअली किसान को बैठ के एक एक वीड को निकालना पड़ता था, लेकिन अब मशीनें आ गई हैं, साथ में वीडीसाइड भी आ गए हैं जिनको स्प्रे करके वीड्स को ख़त्म किया जा सकता है। बूझो और पहली पास के एक गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि कुछ दूसरे पौधे भी गेहूं के साथ उगे हुए हैं। तो फिर बूझो ने हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पजली, बूझो ने पूछा कि क्या ये बीज पौधे जो हैं ये क्या किसी उद्देश्य से बोए गए हैं, जानबूझकर बोए गए हैं, ये क्यों उगाए भाई, गेहूँ बोए थे हमने, ये क्यों उगाए। तो हो सकता है इन सीड में कुछ सीड में कुछ मिले हुए हों दूसरे सीड्स, या सॉइल में कुछ सीड पहले के पड़े हुए हों, या हवा के थ्रू या पानी के थ्रू कुछ अनवांटेड ग्रासेस के सीड्स वहाँ आ गए हों और जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो सब ग्रो कर जाते हैं। पहले वीड की डेफिनेशन समझते हैं। In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. इन undesirable plants को weed बोलते हैं, ठीक है। और weed को remove करने की जो प्रोसेस है, removal of weeds is called weeding. weeding ज़रूरी होती है क्योंकि weeds जो हैं आपकी जो मेन क्रॉप के प्लांट्स हैं उससे compete करते हैं। और compete किस लिए करते हैं, जो वाटर, जो न्यूट्रिएंट, जो स्पेस और लाइट क्रॉप के प्लांट को मिलनी चाहिए उसको ये वीड्स ले लेते हैं, जिससे आपकी क्रॉप की ग्रोथ अफेक्ट होती है और वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए हमें अच्छे अगर अपनी क्रॉप को बनाए रखना है तो इन वीड्स को हटाना पड़ता है। फार्मर्स क्या करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं वीड्स को हटाने के, उनको अडॉप्ट करते हैं। एक तो होता है टिलिंग, खेत को अच्छे से जोत कर, ये जब हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर रहे थे उसी समय खेत को अच्छे से जोत कर अनवांटेड जो वीड्स हैं उनकी रूट को उखाड़ कर क्लीन कर देना, एक तो ये तरीका था। अब क्या है, अब जब ये वो एक बेस्ट टाइम था क्योंकि इससे क्रॉप नहीं ख़राब होती, लेकिन अब क्या है, अब ये समय आ गया है जब हमारी क्रॉप खड़ी हुई है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास ये तरीका है कि
हमारी जो क्रॉप है उसमें फ्लावर आए, सीड आए, उसके पहले ही उनको हम ये जो वीड्स हैं उनको मैनुअली रिमूव कर देते हैं, कट करके या ज़मीन से उखाड़ कर बीच बीच में। ये एक सरल तरीका है, इसके लिए खुरपी का यूज़ किया जाता है। एक छोटा सा टूल है जिसे खुरपी बोलते हैं, उससे एक एक पौधे को उखाड़ कर फेंक देते हैं। या फिर एक सीड ड्रिल आती है, उसका भी यूज़ करते हैं इस तरह की वीड्स को उखाड़ने के लिए। वीड्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे केमिकल भी अवेलेबल हैं, जिनको वीडीसाइड बोलते हैं। वीडीसाइड लाइक 2,4-D, ये जो होते हैं इनको स्प्रे कर दिया जाता है, जिससे वीड्स मर जाते हैं और वे क्रॉप को डैमेज भी नहीं करते। वीडीसाइड को पानी डाल के डाइल्यूट कर दिया जाता है और एक स्प्रेयर की मदद से उनको स्प्रे कर दिया जाता है खेत में। अब ये फिगर देखिए 1.6 नंबर का, इसमें क्या है, एक फार्मर है जो वीडीसाइड को स्प्रे कर रहा है। अब बूझो पूछता है कि क्या जो वीडीसाइड होते हैं, जो पर्सन उनको स्प्रे कर रहा होता है, स्प्रेयर को हैंडल कर रहा होता है, उसको कुछ अफेक्ट कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं कि वीडीसाइड जो होते हैं वो नुकसानदेह होते हैं, पॉइजनस हो सकते हैं, इसलिए बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। अपने नोज़ और माउथ को प्रॉपरली ढक के रखना पड़ता है। हाथ में ग्लव्स पहनने होते हैं, जो इस फिगर में नहीं दिखाया गया है। साथ में जब उसका यूज़ कर लेने के बाद अपने को पूरे कपड़ों के साथ धोना पड़ता है, अच्छे से साफ़ करना पड़ता है साबुन से। अब आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग होता है जब एक क्रॉप जो है वो तैयार हो गई है, जब वो तैयार हो गई है तो क्रॉप को कट करना हार्वेस्टिंग कहलाता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्रॉप्स जो है वो या तो खींच कर निकाली जाती है, पौधों को ज़मीन से खींचकर बाहर निकाल दिया जाता है, या फिर कट करके अलग कर दिया जाता है। और इसमें 3 से 4 महीने लगते हैं किसी अनाज वाली फसल को मैच्योर होने में। हमारी जो कंट्री है उसमें ज़्यादातर मैनुअली ही होती है, सिकल के थ्रू। सिकल ये जो हथियार टूल बना हुआ है ना, इसके मदद से हमारे यहाँ हार्वेस्टिंग मैनुअली हाथ से की जाती है। इसके अलावा अब हार्वेस्टर भी आ गए हैं, मशीन, जिससे होता है। अब दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो जब मैनुअली करते हैं तो खेत अच्छे से क्लीन होता जाता है, हमें खेत को जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम हार्वेस्टर का यूज़ करते हैं, ये हार्वेस्टर का यूज़ करते हैं, ये कंबाइन लिखा हुआ ना, हार्वेस्टर है ये क्या करता है, एक साथ इसमें कटिंग भी होती जाती है, साथ में वो फसल जो है वो थ्रेसिंग भी होकर उसके अनाज एकदम क्लीन होकर अलग होते जाते हैं। मतलब एक बार में ही तीनों काम होते जाते हैं, इसलिए इस मशीन को कंबाइन बोलते हैं। इसमें हार्वेस्टर भी है और थ्रेसिंग भी है, साथ में विनोइंग भी होती जाती है, साफ़ अनाज हमें अलग मिलता जाता है। लेकिन इसके बाद दिक्कत ये होती है कि जब ये हार्वेस्टर हम चलाते हैं तो प्लांट का काफ़ी हिस्सा ज़मीन में ही, खेत में ही छूट जाता है, और उसको निकालने के लिए आसान तरीका ये होता है कि किसान आग लगा देते हैं खेत में। खेत में आग लगाने से खेत के जो माइक्रोब्स हैं और दूसरे एनिमल्स जो खेत में छिपे के रह रहे हैं, अर्थवॉर्म जैसे, वो मर जाते हैं। दूसरा, खेत का जो ह्यूमस है वो ख़त्म हो जाता है, ऑर्गेनिक जो मटेरियल है वो ख़त्म हो जाता है। तीसरा, ऊपरी जो लेयर है वो हार्ड हो जाती है। चौथा, उसकी मॉइस्चर ख़त्म हो जाती है, मिट्टी की मॉइस्चर ख़त्म हो जाती है। इसलिए हार्वेस्टर का यूज़ है तो अच्छा, टाइम और मनी दोनों बचाता है, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। साथ में जब हम खेत को जलाते हैं तो उससे बहुत सारा धुआं उठता है, जो एयर पोल्यूशन का कारण बनता है। हर साल हमारे यहाँ जो खबर आती है कि दिल्ली गैस चैम्बर बन गई फरवरी में, जनवरी में, वहाँ पर लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है, पूरी दिल्ली पट जाती है धुएं से। तो उसकी वजह वही होती है कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के जो बाहर के एरिया हैं उनमें हार्वेस्टर से ही फसल काटी जाती है, और उससे
खेत जलाना पड़ता है लास्ट में, जिससे बहुत सारा धुआं निकलता है जो कहीं जा नहीं पाता सर्दी की वजह से, पूरा छा के रह जाता है, पूरे शहर के आसमान पर छाकर उसे गंदा करता है और लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हार्वेस्टिंग के बाद पहेली बता रही है कि खेत क्यों जलाना पड़ता है। तो हार्वेस्टिंग के बाद कुछ स्टब रह जाते हैं खेत में, स्टेम का कुछ हिस्सा रह जाता है जिसको किसान जलाते हैं। पहेली को चिंता होती है क्योंकि वो जानती है कि इससे पोल्यूशन होता है, इससे आग भड़क भी सकती है और दूसरी अगल बगल की जो फसलें हैं जो सही हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड, अब जिनके पास छोटे खेत हैं, जो छोटे किसान हैं, वो क्या करते हैं, वो खुद अपने हाथों से मैनुअली फसल को काटते हैं। जो छोटे किसान होते हैं जिनके पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो क्या करते हैं, अपनी फसल मैनुअली हाथों से काटते हैं। उसके बाद जो अनाज मिलता है उसको, उसमें जो भूसी वगैरह मिली हुई होती है, पहले उसकी थ्रेसिंग करनी पड़ती है। थ्रेसिंग थ्रेशर में भी करते हैं और साथ में दूसरे तरीका है कि हम उसको किसी पत्थर पे या लकड़ी के टुकड़े पे पटक पटक के उसको, उसके अनाज को अलग करें पौधे से। और फिर जब अनाज अलग हो जाता है तो उसमें कुछ प्लांट के हिस्से भी आ जाते हैं, जैसे है ना छिलका वगैरह, लकड़ियाँ, तो उसको अलग करने के लिए, इस शेफ को अलग करने के लिए क्या करते हैं, विनोइंग। विनोइंग क्या होती है, हवा में उसको ऊपर से गिराते हैं धीरे धीरे अनाज को, जिससे उसकी भूसी वगैरह अलग चली जाती है। हम 6th क्लास में 4th क्लास में पढ़ चुके हैं विनोइंग, थ्रेसिंग, ठीक। तो ये तीनों स्टेप जो हैं, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग और विनोइंग, हार्वेस्टर जब हम कंबाइन हार्वेस्टर यूज़ करते हैं तो वो उसमें आराम से अपने आप हो जाता है। अब हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये क्या है, फसल का त्यौहार। 3 या 4 महीने के कठिन परिश्रम के बाद, है ना, वो दिन आता है जब फसल आती है, अनाज आता है। गोल्डन फील्ड को देखकर, है ना, खड़ी लहलहाती फसल को देखकर या अनाज के ढेरों को देखकर जो किसानों का दिल है वो खुशी से भर जाता है कि अब थोड़े संपन्न होंगे, उनको उनकी मेहनत का फल मिलेगा, कि उनके पिछले सीज़न में की गई मेहनत, दिन रात की गई मेहनत का फल अब मिलने वाला है। तो अब ये टाइम होता है कि वो रिलैक्स हो जाएं और थोड़ा सा एंजॉय कर सकें। तो ये जो पीरियड होता है हार्वेस्ट का, है ना, ये बहुत खुशी और आनंद का विषय होता है और सारे भारत में इसको त्यौहार की तरह मनाते हैं। औरतें और पुरुष जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस फेस्टिवल को हार्वेस्ट सीजन में पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली और नबन्या और बिहू के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ये वो समय होते हैं जब अलग अलग फसलें कट के आई हुई होती हैं, तभी ये त्यौहार मनाए जाते हैं, ताकि किसान थोड़ा सा टेंशन फ्री होके, खुशी के साथ थोड़ा रिलैक्स होके इन त्योहारों को मना सके, उसको खर्चे की इतनी चिंता ना सता रही हो कि वो त्यौहार भी ना मना पाए। अब स्टोरेज क्या है, अनाज आ गया क्लीन होके, अब उसको संभाल कर रखना बड़ी बात है। अभी आजकल आप पेपर में पढ़ रहे होंगे, गोडाउन में पानी भर गया, पूरा अनाज सड़ गया, भीग गया, इतना गेहूँ भीग गया, इतना चावल भीग गया, सब नष्ट हो गया। तो ये क्या है, प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाना, स्टोरेज को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाए तो ये हो जाता है। स्टोरेज एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। अगर जो फसल आई है, जो अनाज हमें मिला है, उसको हमें अच्छे लंबे टाइम तक रखना है तो हमें उसको मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, चूहों से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस, यीस्ट, इनसे बचा कर रखना पड़ेगा। तो जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं वो थोड़े मॉइस्ट होते हैं, उनमें नमी ज़्यादा होती है, इसलिए उनको सुखा कर रखना पड़ता है। अगर हम बिना सुखाए रख देंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे, साथ में उन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी ग्रो करेंगे। फंगस के बारे में हमने पढ़ा है कि जहाँ पे मॉइस्चर होता है और गर्म जगह होती है वहाँ वो ग्रो करते हैं। तो अगर हमने गीला अनाज रख दिया नमी वाला तो उसमें फंगस लग जाएगा, सारा अनाज बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमें पहले उनको अच्छे से सुखाना पड़ता है ताकि वो जर्मिनेट ना हो जाए। साथ में उनको स्टोर करने से पहले प्रॉपरली सुखाकर सूरज की धूप में रखकर उनका मॉइस्चर
कम करना पड़ता है, जिससे उनमें इंसेक्ट और पेस्ट का अटैक, बैक्टीरिया, फंगी, इनसे वो बचे रह सकें। अब पहेली कहती है कि मैंने अपनी माँ को देखा है जब वो आयरन के ड्रम में गेहूँ रखती है तो वो उसमें नीम की पत्तियाँ डाल देती है। नीम की पत्तियाँ डाल के आयरन के ड्रम में गेहूँ भरकर रखती है, वीट भरकर। ऐसा क्यों? अब पहले ये फिगर देखते हैं। सिलोज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ये ग्रेन्स रखने के लिए, स्टोर करने के लिए ये बिल्डिंग है जिसमें टैंक जैसे बने जिन पे रखते हैं। साथ में ये क्या है? स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गनी बैग्स इन ग्रेनरी, भंडार गृह है जिसमें गनी बैग्स में भरकर अनाज को रखा गया है। फार्मर्स जो है वो अनाज को जूट के बैग में या मेटलिक बिन्स में, बड़े बड़े टिन के मेटल के बने हुए डब्बों में रख देते हैं। लार्ज स्केल में अगर हमें स्टोरेज करना होता है अनाज का तो उसके लिए सिलोज या ग्रेनरीज होती हैं, भंडार गृह या गोडाउन होते हैं जिनमें इनको पेस्ट जैसे रैट और इंसेक्ट से बचाने के लिए रखा जाता है। ड्राइड नीम की पत्तियाँ, जो पहली पूछ रही थी उसका आंसर, जो सूखी नीम की पत्तियाँ होती हैं वो यूज़ होती हैं घरों में जब हम अनाज को स्टोर कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पेस्टिसाइड की तरह काम करती हैं ना, पेस्ट कंट्रोल का काम करती हैं। अगर ये नीम की सूखी पत्तियाँ रखी हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और रैट्स, इंसेक्ट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन को स्टोर कर रहे होते हैं गोडाउन्स वगैरह में तो हम स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, कुछ केमिकल्स लगा के उनको सेव करके रखते हैं ताकि उनमें ये इंसेक्ट्स ग्रो ना करें। अब ये हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो गई, स्टोरेज तक आ गया। अब हम फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से फूड डिराइव करते हैं। कौन कौन सा? मिल्क, मीट, एग, चिकन, है ना, ये करते हैं ना, और हनी वगैरह। तो पहले एक्टिविटी दी है 1.3, इसमें एक टेबल दी है, अपनी कॉपी में बनाना है। सीरियल नंबर दिए हैं 1 2 3 4। ये 4 फूड प्रोडक्ट्स लिखने हैं आपको। पहला उसने दे दिया मिल्क, दूसरा आप लिख सकते हैं मीट, तीसरा लिख सकते हैं हनी, फोर्थ लिख सकते हैं एग। ये वो फूड प्रोडक्ट्स हैं जो हमें मिलते हैं एनिमल से। अब सोर्सेज लिखने, मिल्क कहाँ से मिलता है, मीट कहाँ से मिलता है, एग कहाँ से मिलता है और हनी कहाँ से मिलता है, उनके सोर्सेज आप खुद लिखेंगे। ठीक है। ये टेबल को कंप्लीट करने के बाद आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स, एनिमल्स होते हैं वो हमें डिफरेंट काइंड के फूड प्रोवाइड करते हैं। अब ये टेबल बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। बहुत से लोग जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं वो फ़िश को अब एक स्टेपल डाइट की तरह यूज़ करते हैं, खाने में मुख्य भोजन की तरह प्रयोग करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं वो उस फूड के बारे में जो हमें प्लांट से मिलता है। हमने अभी अभी देखा कि जो प्रोसेस होती है क्रॉप प्रोडक्शन की, उसमें कितने सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, सिलेक्शन ऑफ सीड से लेकर सोइंग तक, और उसके अलावा भी बहुत सारे। उसी तरह एनिमल्स को भी पाला जाता है फार्म हाउसेस में, फार्म्स में, पोल्ट्री फार्म्स वगैरह में, उनमें, और प्रॉपर फूड देना पड़ता है, शेल्टर देना पड़ता है, बहुत केयर करनी पड़ती है। और जब ये सब हो जाता है बड़े स्केल पर तो उसे बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। अब पहेली अपना एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही है, फैक्ट, कि जो फ़िश होती है वो हेल्थ के लिए अच्छी होती है। कॉड लिवर ऑयल मिलता है हमें फ़िश से, जो विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स है। विटामिन डी की जो टैबलेट्स हैं वो भी इसी से बनती हैं। और विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके, हियर वी कम to the end of this chapter. Now we will move to the exercise. एक्सरसाइज में पहले दिए हैं फिलअप्स में ऑप्शन ऊपर दे दिए हैं, सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें ऑप्शन को सेंटेंसेस में भरना है अकॉर्डिंगली। पहला है द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। ओके, next, the first step before growing crop is preparation of the soil. Third, damaged seeds would float on the top of the water. Next, for growing a crop, sufficient sunlight and
वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर इसेंशियल। अच्छी क्रॉप उगाने के लिए हमको सनलाइट, एयर और वाटर और न्यूट्रिएंट चाहिए मिट्टी की तरफ से, मिट्टी से, है ना, ऊपर से सनलाइट मिले और नीचे से वाटर और न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए। अब मैच द कॉलम, खरीफ क्रॉप्स को मैच करेंगे हम पैडी और मेज के साथ, रेनी सीजन की फसल है, ठीक है, पैडी एंड मेज। फिर रबी आता है, रबी क्रॉप्स वीट, ग्राम और पी। नेक्स्ट है केमिकल फर्टिलाइज़र, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ऑर्गेनिक मैन्योर में आ गया एनिमल एक्सक्रेटा, काऊ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। इसको मैच कर दिया हमने। जो फूड फॉर कैटल है वो एक्स्ट्रा है। अब गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। अभी किया हमने खरीफ क्रॉप के 2 एग्जाम्पल पैडी एंड मेज, और रबी क्रॉप के 2 एग्जाम्पल वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड। ओके, ये हो गया। अब लास्ट में ये देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन लिखा है अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। शुगर केन क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए एक ये जो स्टेप्स दिए हैं उनकी नंबरिंग करिए, प्रॉपर वे में इन्हें अरेंज करिए ताकि सही सीक्वेंस बन जाए। तो हमने अभी पढ़ा, सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा प्लोइंग द फील्ड, तीसरा सोइंग, चौथा मैन्योरिंग, पांचवा इरिगेशन, 6 हार्वेस्टिंग, 7th सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। ठीक है, गन्ने की फसल तैयार करनी है तो सबसे पहले मिट्टी तैयार करेंगे, फिर प्लोइंग करेंगे फील्ड की, तीसरा हम सोइंग करेंगे, बीज बोएंगे, फिर मैन्योर डालेंगे, फिर इरिगेशन करेंगे, तब मैच्योर हो जाएगी फसल तो हम फसल को काटेंगे और तब हम शुगर केन की जो क्रॉप है उसको शुगर फैक्ट्री सेंड कर देंगे। यहाँ पर आके आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप एक्सरसाइज को कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करें।